जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं, उम्मीद है मुझे आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अपना ध्यान के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो साथियों, आप कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि भैया क्या आप गणित ही पढ़ाएंगे, क्या आप कोई और विषय भी पढ़ाएंगे? देखिए मैं बताता हूं आपको, एक बार कमेंट लेना, दिखाना क्या क्या कमेंट है। एक मिनट वेट कीजिए, मैं दिखाता हूं क्या क्या कमेंट आ चुके हैं। जी देखिए, हमारे पास कमेंट आए हैं, भैया क्या आप सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे या कुछ और विषय भी लेंगे? तो भैया देखिए, हमने तो इस चैनल को बनाया इसलिए है कि आप तक हर विषय का कंटेंट पहुंचाया जाए। वो तो शुरुआत है, संयोग है कि शुरुआत मैथ से हुई, शुरुआत गणनाओं से हुई। बाकी आप आगे सजेस्ट कीजिए कि आप किस विषय को पढ़ना चाहते हो। मैंने तो पहले भी कहा है कि आप हमें कमेंट में बताओ कि आप किस विषय को पढ़ना चाहते हो। क्या चाहते हो कि हम मैथ के बाद कौन सा विषय लें, या फिर हम ऐसा किया करें कि 2 दिन मैथ पढ़ाया करें, 2 दिन जीएस पढ़ाया करें, 2 दिन जीके पढ़ाया करें, या फिर पहले एक विषय पूरा लेके चला करें, उसको खत्म करके तब दूसरा विषय लिया करें। तो जैसा भी आप बताओगे उसी प्रकार हम अपनी क्लासों को रखा करेंगे। फिलहाल हमने ये सोचा है कि अगर हम एक विषय को लेके चलेंगे, उसको पूरा खत्म करा देंगे, तो क्या कि लंबा विषय चलता है भाई। एक सब्जेक्ट खत्म होने में पूरी तरीके से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है अच्छे से। अब 3-4 महीने तक आप एक ही विषय पढ़ोगे तो आप भी क्या थोड़ा सा बोर होने लगोगे। तो उसके साथ साथ में क्या है कि आप कुछ दिन एक विषय पढ़ लो, फिर उसके साथ कुछ वीडियो किसी और दूसरे विषय की आती रहे, तो क्या आपका दूसरे विषय से जुड़ाव भी बना रहेगा और आप साथ साथ लेकर चलोगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो हमने सोचा है कि गणित की जो हमारी कक्षाएं हैं वो हमारा उसमें लगभग 9-10 क्लास हो गई हैं। अब हम क्या है कि इतिहास की क्लासें करना शुरू करेंगे। तो आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। बाकी आप बताना, तो इतिहास के बाद कौन सा विषय लेंगे वो आप बताओगे, वही विषय उठा लेंगे। तो आज हम बताएंगे आपको इतिहास के बारे में। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। बहुत ही प्यारा विषय है इतिहास। पता नहीं लोग इससे क्यों डरते हैं, और इससे शायद वही लोग डरते हैं जिनको जो इतिहास में डेट है, जो सन है, उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था, कौन सी बैटल कब हुई थी। उनको ना कि वो सन याद नहीं रहती हैं। जब वो सन भूल जाते हैं तो उनको, और जो इतिहास में रूलर होते हैं, जो राजा होते हैं, उनके नाम भी याद रखने में उन्हें परेशानी होती है। तो इसलिए क्या है कि उन्हें इतिहास विषय थोड़ा सा कम पसंद आता है। बहुत लोग देखे मैंने, साइंस के छात्र होते हैं, जो साइंस साइड वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको बड़ा परेशानी होती है। अब जो ह्यूमैनिटी का बच्चा है वो तो शुरू से वही पढ़ रहा है, तो उसको तो क्या ही परेशानी होगी। लेकिन जो साइंस का बच्चा है, जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे उसका बेस रहा है, जिसने मैथ के फॉर्मूलाज के और साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो उसका थोड़ा सा नाम याद रखने में ऐसे रूलर की थोड़ी परेशानी होती है। देखिए वो क्या है कि जब आप किसी विषय की क्रोनोलॉजी समझेंगे, उसका क्रमवार सीक्वेंस समझेंगे, तो शायद आपको चीज समझने में आसानी होगी। यानी हम इतिहास को ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं, हम किसी बोझ को लेकर चल रहे हैं। इतिहास है क्या? इतिहास होता क्या है? इतिहास होता है, यानी अभी मैं बात कर रहा हूं, आज हमारी वीडियो बन रही है, ये वीडियो में डाल दूंगा, फिर दूसरे दिन मेरे लिए ये जो पल निकल गया ना, वो मेरा पास्ट बन गया, वो मेरा अतीत हो गया। यानी ये भी इतिहास में ही जुड़ेगा कि वो मेरा कल था। आज से जो पहले मैं अपनी जीवन को जी चुका हूं वो मेरा कल है, वो मेरा पास्ट है। जो हमारा पास्ट होता है वही हमारे इतिहास का भाग होता है। अब क्या है कि जो हमारे पास्ट में जो कुछ हुआ, हमारे पूर्वजों की जो गाथाएं थी, जो कथाएं थी, क्या था आज से पहले, जहां हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस भूमि पर रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, वो राज्य आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले कैसा था, इसे जानने के लिए तो मन में उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। हम भागते क्यों इस चीज से? बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारा विषय है। अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना, आप हिस्ट्री की तरह नहीं, आप स्टोरी की तरह पढ़ो इसको। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, एंसेंट किसी कॉन्सेप्ट पे, एंसेंट किसी सब्जेक्ट पे जब मूवी बनती है तो हमें बड़ा मजा आता है देखने में। उसी प्रकार क्या है कि अगर हम इतिहास को थोड़ा सा मूवी की तरह या फिर स्टोरी की तरह समझेंगे तो शायद हमको इतिहास पढ़ने में मजा आए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, जिनको मजा नहीं आता पढ़ने में, उनको इतिहास पढ़ने में यकीनन मजा आएगा। अब देखिए मैं बताऊं, मेरा बहुत ही प्यारा विषय रहा है इतिहास। मुझे इतिहास पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत रुचि रही है।
मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी इतिहास से ही कंप्लीट की है, तो मुझे इतिहास मैंने कम से कम 5 साल, ग्रेजुएशन की 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन की 2 साल, मैंने 5 साल कंटिन्यू इतिहास पढ़ा है। तो मुझे इतिहास की समझ शायद थोड़ी है, ज़्यादा है, अच्छी है, तो मैं जितनी मुझे है उतना तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। दूसरी बात कि इतिहास क्या है ना, कि एक ऐसा विषय है जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी चल रहे हैं, कोई भी, इससे पहले भी जो चलते थे, इसके बाद भी जो चलेंगे, उनमें जो अगर जीएस का कोई बेस है ना, कोई बैकबोन है ना, तो वो हिस्ट्री है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं आती तो आपकी जीएस की बैकबोन बेकार है। आप जानते हैं विदाउट बैकबोन के व्यक्ति चल फिर नहीं सकता। जब चल फिर नहीं सकता तो एक जगह पड़ा रहता है। वही प्रकार हमारे एग्जाम में होगा। अगर हमारा जीएस का बैकबोन ही बेकार है तो हम जीएस में कभी अच्छे मार्क्स लेके आ ही नहीं पाएंगे। तो इतिहास को अच्छे से समझने के लिए, बाकी क्या है, जिनको एग्जाम की तैयारी नहीं भी करनी है और उनको इतिहास समझ में नहीं आता, तो वो भी इतिहास को जाने कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या चीज क्या है। इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं आपको बताऊं कि आपको इतिहास के नोट्स, आपको इतिहास की थ्योरी, बहुत सारी पुस्तकें भरी पड़ी हैं, एंशिएंट की, मिडिवल की, मॉडर्न की, बहुत ज़्यादा बुक हैं, हर एक, कई लेखकों की कई सारी बुक हैं, और आपने हो सकता है कई पढ़ी भी होंगी। लेकिन क्या है कि मैं अपनी क्लास में यहां पर थ्योरी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यानी थ्योरी ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको एक कहानी के तौर पर बताऊंगा, और वो भी पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी क्रमबद्ध तरीके से, कि कौन पहले रूलर था, उसके बाद कौन रूलर आया। जो अगर हमारी कहानी में तार जुड़े रहेंगे ना, कोई मूवी चल रही है, उस मूवी में अचानक किसी व्यक्ति की एंट्री होती है, उसके कहीं तार ही नहीं जुड़ रहे, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कौन था, कहां से आया, कहां चला गया। यानी क्या होता है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमने जो बुक है, किताब हम देखा है कि जो राजा इंपोर्टेंट नहीं थे, यानी जिनका काल इंपोर्टेंट नहीं था, यानी जिन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो महत्वपूर्ण हो, यानी जिस पर चर्चा हो सके, यानी जो इतिहास में जानने योग्य हो, तो जो इतिहासज्ञ हैं उन्होंने तो लिखा है, लेकिन जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है उसमें क्या है, उन राजाओं के कालखंड को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और जो महत्वपूर्ण कालखंड होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो उससे क्या है कि वो जो स्किप हो गया ना राजा, अब वहां से हमारे तार टूट गए, वहां से हमारा संबंध बिखर गया, यानी जो एक लाइन चली जा रही थी वो बीच में टूट गई। जहां वो लाइन कट हो जाती है ना, वहीं बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और ऐसी चीजें जब हमें समझ में नहीं आती ना, तब हमें लगता है क्या इतिहास है, सब इधर उधर से एक तरीके से गालम गोजा भसड़ हो रखी है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, मैं अपनी बताता हूं, जब मैं 6th 7th में था तो मैंने एक ऐसी बुक पढ़ी थी जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मुगल काल के बारे में लिखा हुआ था। तो ज़्यादा नहीं, संक्षेप में ही था, विस्तार में कुछ नहीं था। यानी जो रूलर थे मुगल एम्पायर के, उनके नाम लिखे हुए थे, और उसमें क्या था कि जो उस पीरियड में जितने रूलर हुए थे 1526 के बाद, उनके नाम लिखे हुए थे। उसमें क्या है कि 1540 के आसपास हुमायूं के बाद शेरशाह का नाम आता है, क्योंकि बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का जो बादशाह बना था वो बना था हुमायूं, और हुमायूं के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था शेरशाह, और शेरशाह के बाद फिर दोबारा हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद फिर अकबर, फिर वो मुगल जो एम्पायर था उसके जो शासक हुए वो मुगल ही थे। बाकी जो बीच में शेरशाह था वो अफगान था। अब क्या है, जब मैंने पढ़ा ना तो उसमें बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेरशाह, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कि हो सकता है कि बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, तो हो सकता है कि हुमायूं का भाई होगा शेरशाह। जब भाई बाबर के नीचे हुमायूं लिखा है और मुगल काल के राजाओं के बारे में बताया जा रहा है, मतलब मुगल काल के बारे में बताया जा रहा है, तो मुझे क्या लगता था कि शेरशाह हुमायूं का भाई है। मेरे दिमाग में कई दिनों तक ये, मतलब कई समय तक, बहुत लंबे समय तक बात चली। मुझसे भी पूछता भी था यार मुगल के बारे में, तो बताता था कि बाबर के 2 बेटे थे, हुमायूं और क्या कहते हैं शेरशाह सूरी। पहले हुमायूं राज्य किया, फिर शेरशाह सूरी ने राज्य किया। बाद में जब और थोड़ा सा किताब पढ़ी, जो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जब और किताबें देखी, तब मुझे समझ में आया, मैं बताओ अब तक मैं गलत ही पढ़ रहा था, तब मेरी वो चीज़ समझ में आई कि चीज़ टूटती कहाँ से है। तब मुझे ऐसा लगा भी कि लिखने वाले ने क्यों नहीं सोचा, उसे स्पष्ट करना चाहिए ना कि शेरशाह सूरी अफगान था, शेरशाह सूरी का संबंध मुगलों से नहीं है, उस पीरियड से संबंध है, उस कालखंड से संबंधित है, लेकिन वो मुगलों से संबंधित नहीं है। ये चीज़ मेंशन नहीं थी तो कन्फ्यूजन हुआ। अब क्या है कि जब जो मेरी 12th है वो PCM से है, यानी मेरे पास इंटर में साइंस साइड थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। उसके बाद मुझे आर्ट यानी ह्यूमैनिटी पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैंने BSc न लेकर के मैंने अपना एडमिशन BA में लिया, और BA के बाद मैंने MA किया। तो जो मेरी सारी छूटी हुई तमन्नाएं थी, जो मेरी जो ह्यूमैनिटी में यानी इतिहास को पढ़ने की, ज्योग्राफी को पढ़ने की, जो भी उस समय पे जो मन में इच्छा थी ना, वो मेरी ग्रेजुएशन में आके पूरी हुई। तो ग्रेजुएशन में क्या है, आपको किसी विषय से आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो उसमें क्या है कि उस विषय के बारे में आपको संक्षेप में ना बताकर विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि आप उस विषय से मास्टर्स बनोगे तो आपको
सारी चीजें एकदम विस्तार से पता होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं इतिहास की तरफ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने जहां से भी इतिहास पढ़ा हो, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा इतिहासज्ञ हूं, इतिहास का बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूं, इतिहास का बहुत बड़ा वक्ता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैंने इतिहास की विद्या ग्रहण की है, तो मैं आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखिए इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। वो सब बात की बात है, पहले आप इतिहास समझिए। इतिहास क्या होता है मैंने बताया था कि शब्द में उसकी पूरी डिफाइन नियत होती है। इतिहास 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 माने तो हिस्ट्री। इतिहास हिस्ट्री। अब इतिहास होता क्या है? इति धन ह प्लस आस, इति धन ह प्लस आस, इतिहास। इतिहास का मतलब, इसका मतलब होता है ऐसा ही था। इतिहास का मतलब है ऐसा ही था, यानी बीते समय की कहानी, जो वक्त गुजर गया उस वक्त की कहानी, वो होता है इतिहास। ये इतिहास का डिफाइन, यानी इतिहास क्या होता है। यानी हम कहते हैं ना, किसी भी विषय की जो परिभाषा होती है वो उसके शब्द में ही नियत होती है। वो शब्द गढ़ा तभी जाता है कि उस शब्द में उसकी जो परिभाषा, उसकी डिफाइन है, वो नियत हो सके। तो इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही था। इतिहास बनता है इति धन ह धन आज से, इसका अर्थ होता है ऐसा ही था, यानी बीते समय की कहानी, बीते कालखंड की कहानी, बीते कालखंड की कहानी को हम इतिहास कहते हैं। अब देखिए, ये तो होगी इतिहास की डिफाइन, यानी इतिहास शब्द का अर्थ। अब यहां से शुरू होगा हमारा इतिहास की जर्नी, और जो लंबी चलेगी, और आप जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए इतिहास, मैं थोड़ा सा साइड से हो जाता हूं, जो सुनने वाले हैं वो तो सुनेंगे ही, कुछ बच्चे लिखने वाले भी होते हैं, वो तो इसको रोक के लिख सकते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए इतिहास क्या है। इतिहास यानी जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय से लेकर के और मानव सभ्यता के उदय तक, यानी मानव के उदय तक, यानी जहां से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और जहां मानव सभ्यता का उदय हुआ, वहां से क्या सन चली आ रही होगी, क्या तारीख होगी, हमको नहीं पता। अब जब हमको तारीख ही नहीं पता, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम किस तारीख में आज हैं, किस तारीख में सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, वो कौन सा कालखंड होगा जब मनुष्य का उदय हुआ होगा, मानव जो प्रजाति है उसकी सभ्यता आई होगी, तो वो समय क्या होगा। तो आप इतना समझिए कि जहां से पृथ्वी का उदय हुआ, जहां से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उस समय से लेकर के 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व जो नव पाषाण था, वो मान के चलिए आप 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व। और ये ध्यान रखना, ये सारी जो डेट हैं वो लगभग में हैं, कुछ ऊपर और कुछ नीचे होती हैं। तो देखिए इसको जो हमने बांटा, हमारे इतिहासों ने बांटा, पाषाण युग को वो बांटा परापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक। और दूसरी बात, इतिहास को एक आधार पर और बांटा गया, वो बांटा गया था लिपि के आधार पर। तो वो हम यहां लिख लेते हैं, लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर, यानी उस समय का जो मानव था, उस समय की जो मानव सभ्यता थी, क्या उनको लिपि के बारे में जानकारी थी, अक्षर ज्ञान था, लेखन ज्ञान था या नहीं। उस आधार पर और हमारे इतिहासज्ञों ने इतिहास को बांटा है, यानी हमारे अतीत को बांटा है। तो वो देखिए उसको किस प्रकार बांटा है। उसको हमारे इतिहासज्ञों ने उसको भी 3 कालखंडों में बांटा है। जो लिपि के आधार पर इतिहास बांटा, वो बांटा
प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। यानी जो लिपि के आधार पर हमारे इतिहास को बांटा, वो बांटा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। अब आप कहेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, इतिहास क्या है? तो देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है यानी जो प्री हिस्टोरिक एज है, उस समय का जो मानव था उसको लेखन विद्या, लिपि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, उसको लेखन ज्ञान नहीं था। यानी इस समय के मानव को लिपि के बारे में, लिखाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। इस समय का जो मानव था वो आखेट करने, आखेट मतलब मैं सरल शब्दों में बताता हूं, शिकार करने और क्या कहते हैं अपने शरीर का ध्यान रखने और यानी एक जगह से दूसरी जगह में भोजन की खोज में जाने, और इसी सब में उसका समय व्यतीत होता था। इसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल आता है, इस युग में, इस युग तक आते आते जो मानव था वो काफी समझदार हो चुका था, यानी सभ्य हो चुका था, मानव सभ्यता, मानव बस्तियों का निर्माण हो चुका था। यानी जो प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भागता था, भटकता था, ठीक है, अपने अपने जो शरीर के, अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, खुद की केयर करने के लिए, जहां गुफाओं में रहता था, जहां जानवरों की खालों को उड़ता था, आद्य ऐतिहासिक आते आते वो मानव सभ्य हो गया। यानी उसने वस्त्र बनाना सीख लिए, उसने खाना को संचय करना सीख लिया और उसने अपनी मानव बस्तियां बनानी शुरू कर दी। जहां नदियां होती थी वहां अपने उसने बस्तियों का निर्माण शुरू करना कर दिया। यानी इस युग तक आते आते व्यक्ति सभ्य हो गया था, यानी मानव सभ्यता का निर्माण हो चुका था। जब मानव सभ्यता का निर्माण हो चुका था तो व्यक्ति को लेखन कला भी आ गई थी, अक्षर ज्ञान भी हो गया था, चित्रकला भी आ गई थी। अब देखिए, अब जो आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि उस समय पर जो लिपि थी वो हमारी समझ में नहीं आई है, यानी जो इतिहासज्ञ हैं उनकी समझ में नहीं आई कि उस लिपि में क्या लिखा हुआ है, उस समय की भाषा क्या थी, लोग क्या बोलते थे, और जो हमें लिखावटें मिली हैं उनको हम नहीं पढ़ पाए, तो उस काल को हमने आद्य ऐतिहासिक काल का नाम दिया है। ठीक है, अब आता है इतिहास। इतिहास वो विषय है, सॉरी माफ कीजिए, इतिहास वो समय है जब हमें तारीखों का पता लग गया था कि वो समय कब से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर लेखन कला कौन सी थी, यानी जो हमें लिपि थी उन लिपि का ज्ञान हमें आज है, इसलिए हम यहां से इतिहास की शुरुआत करते हैं। इतिहास की शुरुआत वहां से होती है जहां हमें सन पता हो कि इस समय से, यानी यहां से अक्षर ज्ञान जो था वो हमें पता है कि कहां से था, यानी जहां से हम कह सकते हैं कि यहां से क्रमवार तरीके से इतिहास की शुरुआत हुई है, उसको हम इतिहास में इतिहास वाले भाग में रखते हैं। जहां हमें लिपि का ज्ञान नहीं है, जहां हम लिपि पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और जहां मानव सभ्यता नहीं थी, जहां मानव अपनी जो प्रारंभिक जरूरतें हैं उनको पूर्ति करने में लगा रहता था, उस समय को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। अब देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये वही काल है जहां सिंधु सभ्यता जन्मी थी, जहां मोहनजोदारो, जहां हड़प्पा, जहां लोथल, जो जितने आपने नाम सुने हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल का समय है। और जो इतिहास है, इतिहास आपका शुरू होता है 6वीं शताब्दी के आसपास, यानी जहां मगध पे जो राजा, यानी जो हर्यक वंश था, जहां से हर्यक वंश की शुरुआत होती है, वहां से लगभग हमें इतिहास की जो नॉलेज है वो क्रमवार तरीके से है और हमें तारीखों का भी पता है। ठीक, जो बौद्ध और जैन मतलब महावीर स्वामी और जो बौद्ध का समय था, उस समय से लगभग हमारे पास लिखित साक्ष्य और मतलब तारीखें ये हमें पता है, तो हम यहां से इतिहास की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। और इससे पहले का जो इतिहास है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और वैदिक काल तक का जो इतिहास है उसे हम आद्य इतिहास में पढ़ते हैं और इसे हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो पहले हम कल प्रागैतिहासिक काल समझेंगे कि व्यक्ति का जो मानव था उसका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार था, फिर हम समझेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कि जो आद्य ऐतिहासिक काल था उसमें जो मानव सभ्यता का उदय हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी बड़ी सभ्यता थी, सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर थी, हड़प्पा जो थी वो किस नदी के तट पर थी, और उस समय की जितनी सभ्यताएं भारत में पनप रही थी वो कहां थी, कौन से स्थान पर थी, उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे बौद्ध और जैन से और शुरुआत करेंगे मगध साम्राज्य से। और मैं आपको बता दूं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो तारीख हैं वो ईसा पूर्व में चलती हैं और ईसवी में चलती हैं, यानी ईसा पूर्व में चलती हैं और ईसवी में चलती हैं।
अब आप ये ध्यान रखिएगा कि इतिहास को समझने के लिए आपको ईसा पूर्व और ईसवी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब मैं 9th में था ना, उस समय तक मुझे ईसा पूर्व ईसवी का ज्ञान नहीं था कि ईसा पूर्व ईसवी में क्या अंतर होता है। यानी कि जो ईसा पूर्व की जो तारीखें होती हैं वो तारीखें उल्टी चलती हैं, यानी ईसा पूर्व में जो तारीख बड़ी होगी, बड़ी लिखी होगी, वो तारीख छोटी होगी, और जहां छोटी होगी वो तारीख बड़ी होगी। अब आप कहेंगे कि ये चीज हमारी कुछ समझ में नहीं आई, तो मेरी भी समझ में नहीं आती थी। मैं सोचता था हो सकता है कि किताब में गलत लिख गया हो। वहां लिखा होता था किसी व्यक्ति का जन्म 540 में हुआ और वो 20 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं सोचता था अगर किसी व्यक्ति का मान लो जन्म 540 में हुआ, अगर उसकी असमय युद्ध करते समय मान लो 20 वर्ष के बाद उसकी 20 वर्ष की आयु उसकी मृत्यु हो गई, तो 540 ईसा पूर्व उसका जन्म हुआ था, तो 560 ईसा पूर्व मर गया होगा। लेकिन किताब में लिखा होता था कि 540 में जन्म हुआ, 520 में मर गया। अब मैं सोचता था कि 40 में तो जन्म हुआ, 20 में कैसे मर गया? हो सकता है मिसप्रिंट हो गई होगी, लेकिन उसमें क्या हर जगह ऐसी लिखती थी, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने अपने टीचर थे उनसे पूछा भी, उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, और सोचते होंगे बच्चा मस्ती कर रहा है, शिक्षक को समझना चाहिए था उस समय। पर अब मैं समझ रहा हूं, जब मैंने चीज जानी तो ये भी चीज मुझे बहुत दिनों बाद पता चली कि क्या थी। तो मैं इतिहास की शुरुआत होने से पहले ही आपको बता दूं कि ईसवी और ईसा पूर्व क्या होता है। ईसवी किसे बोलते हैं, ईसा पूर्व किसे बोलते हैं, ठीक। संवत क्या होती है, यानी जो संवत होती है, संवत हमने पढ़ा है, विक्रम संवत, शक संवत, इसका भी इतिहास में बड़ा रोल है। तो आपको ईसवी, ईसा पूर्व, शक संवत ये पता होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट और बताऊं आपको कि इतिहास के ये बेसिक हैं, ये पता होंगे तो आपको इतिहास को पढ़ने में और समझने में बहुत मजा आएगा। अब देखिए, हम पढ़ते, हमने सुना होगा कि वहां से उस जगह से जीवाश्म मिले हैं, वहां से हड्डियां मिली हैं, वहां से एक बड़े से भैंसे का सिर मिला है, वहां से सींग मिले हैं। मतलब जो हमारे पुरातत्व स्थल हैं वहां से कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता था। तो हमें कैसे पता चलता था कि ये जो जीवाश्म निकला है ये कितने वर्ष पुराना है, यानी कौन सी एज का है। हम बोलते हैं इस एज में निकला था, तभी तुमने अंदाजा लगाया कि यहां से ये इसकी 3000 आसपास रही होगी, इसकी 2500 के आसपास रही होगी। तो उस समय के हमें कुछ जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्म की हमने कार्बन डेटिंग की, तब पता चला ना हमें कि ये किस समय के रहे होंगे। तो जो कार्बन डेटिंग होती है, यानी हमें पता चलता है कि वो किस समय के थे वो जीवाश्म इतिहास से संबंध रखते हैं, हमें इतिहास की तारीखों को, इतिहास के कालखंड को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो हम जानेंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, यानी जो कार्बन डेटिंग होती है वो क्या होती है, जिसे हम C14 बोलते हैं। तो कार्बन डेटिंग क्या होती है, ईसा पूर्व ईसवी क्या होती है, संवत क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, उसके बाद हम इतिहास की क्रमवार तरीके से पूरी क्लास लेंगे और हमारी क्लास लंबी चलेंगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।